नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मुकेश पंचोली के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे थे एनवायरनमेंट के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे थे एनवायरनमेंट के या पर्यावरण के। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने देख लिए थे। अब हम मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चंस बन सकते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, जो प्रोबेबल क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। बेसिकली मेरे को कम टाइम मिला इन लेक्चर्स को कवर करने का, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको इन एमसीक्यूज और कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे मेरे को लग रहे हैं, जैसे प्रोजेक्ट्स है। कुछ कुछ प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं सरकार द्वारा, विशेष जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, ठीक है। तो मैं उनको स्लाइड्स में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम में मैंने बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल संरक्षण के ऊपर, संरक्षित क्षेत्र संरक्षण के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है। तो आगामी स्लाइड्स होगी उसमें मैं टाइगर रिजर्व्स या नेशनल पार्क्स पे भी वीडियो ले लूंगा, ठीक है। टाइगर रिजर्व्स पे वीडियो ले लूंगा, ठीक है। टाइगर रिजर्व्स के ऊपर वीडियो ले लूंगा मैं। तो इस तरीके से, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं, मतलब इन कॉमन टॉपिक्स को नहीं छोड़ सकते आप। क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि जो कॉमन चीजें हैं वो गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टाइगर रिजर्व्स मैं देख लूंगा। फिर इसके अलावा एक अपने रामसर साइट्स होती है। रामसर साइट्स कितनी है? 75 रामसर साइट्स। तो इससे संबंधित भी मैं एक क्लास में दिखा दूंगा, मतलब आपके एग्जाम से पहले ये भी कवर करवा देंगे, ये सब कवर करा देंगे, निश्चिंत रहिए, ठीक है। मतलब सारी चीजें आपको कवर हो जाएगी, ठीक है। तो आज की दो तीन स्लाइड्स ऐसी है जो मैं टॉपिक्स में मैंने देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरे को लगा कि इनको तो करके जाना ही जाना है, मतलब ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बात की चीज़ मतलब ज़रूरी है, लेकिन इनमें से क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये तो कॉमन चीज़ें हैं, सभी करके आएंगे, ठीक है। तो कॉमन है, सब चीज़ें करके आएंगे, इसलिए इनसे क्वेश्चंस गलत मत करना, ठीक है। तो इसलिए रामसर साइट्स 75 है, और वो कौन कौन सी है, न्यूली कौन सी है, वो सब हम देख लेंगे स्लाइड्स में। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इन सब का, या फिर आप एक जगह पेन पेपर लेके बैठो। मैं तो यही मेरी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो लास्ट के जितने भी लेक्चर्स हुए ना 10-15 भी छोटे छोटे, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आपका, मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं बैठ के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ आप लोगों के, ठीक है। बैठ के मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ रहा, उससे क्या टाइम बच रहा है आपका, कि तुरंत आप मैं क्वेश्चंस रीड करता हूँ, आंसर रीड करता हूँ, और उतने टाइम में आप सोच लेते हैं और फिर मैं आंसर बता देता हूँ, और आपको लगता है कि आपको आता है तो ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं, और नहीं लगता तो आप उसको नोट डाउन कर लेते हैं। मतलब यही स्ट्रेटजी रहनी चाहिए लास्ट के मोमेंट पे। अब मैं चाहूँ और आपको बैठ के एक क्वेश्चन दे दूँ और फिर ए बी सी डी सोचता रहे आप लोग कि ए क्या होगा बी क्या होगा, ठीक है, उससे टाइम वेस्ट होता है। तो उस वो अपना उद्देश्य नहीं है, ठीक है। अपना ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है टाइम वेस्ट करने का। अपना उद्देश्य ये है कि आपको बस मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके। चलिए, प्रोजेक्ट टाइगर कब का है? 1973 का। ये अरेंज करने के लिए आ सकता है, ठीक है। ऑर्डर वाइज ईयर अरेंज करने के लिए आ सकता है, या सीधा डेट भी पूछ सकते हैं कि ये डेट बताओ। प्रोजेक्ट टाइगर इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 का है। प्रोजेक्ट राइनोसोरस 2005 का है। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 1975 का है। तो अरेंज करने के लिए आएगा तो पहले टाइगर आएगा, फिर क्रोकोडाइल आएगा, फिर एलिफेंट आएगा, फिर राइनोसोरस आएगा, ठीक है। टाइगर, क्रोकोडाइल, टाइगर, फिर उसके बाद क्रोकोडाइल, फिर उसके बाद एलिफेंट, और फिर राइनोसोरस। टक्कर, टिक्कर याद कर लो, ठीक है। इस ऑर्डर में है कि इस ऑर्डर में बने थे, और सीधा सीधा पूछ ले एलिफेंट तो 1992। इसी तरीके से हम मैंने एक्ट्स, जो वेरियस एनवायरनमेंट एक्ट है, वेरियस एनवायरनमेंट एक्ट्स है, ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया जैसे ईपीए 1986, इस तरीके से अलग अलग एक्ट कब के ईयर के, वो भी ईयर मार्क करवा दी, क्योंकि आपके वो क्वेश्चन में बन सकते हैं कब का ईयर है। तो आपको वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी होगी, ठीक है। वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होगी, कॉमन चीज़ है, ये गलत नहीं होनी चाहिए। टक्कर ध्यान रखना। प्रोजेक्ट वल्चर, वल्चर 2006 का है। प्रोजेक्ट मणिपुर थामिन, ये शायद इतना कॉमन नहीं है, 1977 का। प्रोजेक्ट रेड पांडा इंपॉर्टेंट है, 1967 का। गैंजेटिक डॉल्फिन इंपॉर्टेंट है, गैंजेटिक डॉल्फिन इंपॉर्टेंट है। एंडेंजर्ड होती है, ये एंडेंजर्ड है आईयूसीएन की लिस्ट में, एंडेंजर्ड है आईयूसीएन की लिस्ट में, क्या है आईयूसीएन रेड डेटा लिस्ट में, क्या है ये एंडेंजर्ड। रेड डेटा लिस्ट में क्या है ये एंडेंजर्ड गैंजेटिक डॉल्फिन। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 का है। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन वेस्टर्न 2013 का है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है राज्य पक्षी, ठीक है। घोड़ावन। और हंगुल 1970 का, ये आपको पता है, ऊपर ज़्यादातर जम्मू कश्मीर के इलाके में पाया जाता है, ठीक है, ठंडे इलाके में पाया जाता है प्रोजेक्ट हंगुल। तो 1973 ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ईयर, ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अरेंज करके लिख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। क्वेश्चंस, बिल्कुल क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे तो लास्ट में चार पाँच छः क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन कुछ कुछ ही सिलेबस में डायरेक्ट पॉइंट्स थे जो मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट है, सिलेबस से उठाए हुए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसलिए मेरे को लगा कि आपको कवर करवा दूं, शॉर्ट में कवर करवा दूं, जल्दी कवर करवा दूं, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। अलमाटी डैम, अलमाटी डैम न्यूज़ में था। अलमाटी डैम को लाल बहादुर शास्त्री डैम भी बोला जाता है, कि डैम यानी कि बांध, ठीक है। हिंदी इंग्लिश की छोड़ टेंशन मत लो, मैं हिंदी में रिपीट कर दूंगा उसका कन्वर्जन, कोई दिक्कत नहीं, बांध।
और अलमट्टी बांध किस पे है? ये हाइड्रो कृष्णा नदी के ऊपर है, कृष्णा रिवर के ऊपर है, तो ये आपको पता होना चाहिए, कृष्णा रिवर के ऊपर है ये। और नॉर्थ कर्नाटका में, कर्नाटक में, ठीक है। तो कृष्णा नदी पर कर्नाटक पे बांध है अलमाटी, जिसको लाल बहादुर शास्त्री बांध भी कहता है, कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नमामि गंगे और यमुना एक्शन प्लान, इन पे अभी लेक्चर लेंगे, ठीक है। नमामि गंगे और यमुना एक्शन प्लान पे अपन लेक्चर लेंगे। व्हेन वाज मैंने पर्यावरण से संबंधित आपको मूवमेंट भी करवा दी है, पर्यावरण से संबंधित आंदोलन पे वीडियो भी पड़ा है, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा नाम से, ठीक है, पर्यावरण संबंधित आंदोलन बाय मोहित पंचोली, ठीक है, ये कर लीजिएगा। या फिर उसमें अपीको चिपको, साइलेंट वैली मूवमेंट, सारे मूवमेंट्स कवर किए थे, लेकिन एक ये मूवमेंट छूट गया था मेरा, गंधा मर्दन मूवमेंट छूट गया था, तो इससे भी तो सवाल बन सकता है ना। तो ये गंधा मर्दन कहाँ का है? ये पर्वत थे। गंधा मर्दन कहाँ पे है? सबसे इंपॉर्टेंट, ये कहाँ का मूवमेंट है? उड़ीसा का। उड़ीसा में क्या थे? ये पर्वतमाला है वहाँ की। तो क्वेश्चन सीधा ये भी तो बन सकता है। और हुआ क्या था कि ये कंपनी अपनी बाल्को, भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को जो थी, इसने यहाँ पे खूब सारा बॉक्साइट, बॉक्साइट जो होता है अपना एल्यूमिनियम का ओर होता है, बॉक्साइट अपना एल्यूमिनियम का ओर होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम का कंपाउंड मान लो, ओवर मान लो, जो बॉक्साइट का बहुत सारा वेस्ट टन यहाँ पे इस पे पर्वत पे किया था, इसलिए एनवायरमेंट मूवमेंट चला था। तो आपको क्वेश्चन आ जाए गंधमार्दन मूवमेंट से, तो ये किससे संबंधित है? ये पहाड़ थे वहाँ पे, कहाँ पे? उड़ीसा में। बॉक्साइट और बाल्को इसकी कंपनी थी, 1980 की बात चल रही है, और वहाँ पे बहुत सारा वेस्ट किया था, इस वजह से ये चीज गंधमार्दन मूवमेंट वहाँ के पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों ने चालू किया था। तो गंधमार्दन मूवमेंट आ जाए तो आपको ध्यान रखना स्पेशली। फिर ग्रियर रेटिंग नॉर्म्स के बारे में, ये टॉपिक अलग से, एनवायरनमेंट जिनका सब्जेक्ट होता है ना, जिनका सब्जेक्ट होता है एनवायरनमेंट साइंस, उसमें दे रखा था अलग से, तो मुझे लगा क्या पता इन जनरल इधर वाले क्वेश्चंस में भी पूछ ले, पेपर 1 के यूनिट 9 में भी पूछ ले, ठीक है, पेपर 1 में जनरल में भी पूछ सकता है ना ग्रिया नॉर्म्स। तो ग्रिया की फुल फॉर्म पूछ सकता है, सिंपल, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। तो ये किस किस का होता है? नेशनल ग्रीन रेटिंग सिस्टम इज द प्रोडक्ट किस किस का है? ये टेरी और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। यानी कि पूछ ले ये गृह रेटिंग कौन निकालता है, ये किसका प्रोडक्ट है, तो कौन कौन निकालता है इसको? टेरी यानी कि एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये रेटिंग देते हैं अलग अलग की, इसमें इतनी ग्रीन रेटिंग है, ये अच्छा कंपाउंड है, इसमें इतनी है, इतनी ग्रीन रेटिंग है। तो वो रेटिंग किस हिसाब से होती है, क्योंकि ये सीधा टॉपिक दे रखा था वहां, इसलिए मैंने सोचा इसको कवर करूँ गृह को। बहुत से कवर करंट अफेयर्स होंगे, मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम आपको कवर कर सकूं, लेकिन ये कुछ एक टू द पॉइंट है, जैसे अलमाटी डैम बताया मैंने आपको, गंधमर्दन मूवमेंट के बारे में आपको बताया, गृह रेटिंग के बारे में बताया, ठीक है। ये कॉमन क्वेश्चन है, इसमें गलत गलत मत करना। तो ये रेटिंग्स होती है, स्टार रेटिंग होती है, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार। तो इन जनरल 50 से कितने पैरामीटर होते हैं इसमें? 30 पैरामीटर्स होते हैं, और स्केल कितना होता है? 100 का स्केल होता है। और अगर सर्टिफाइड गृह का सर्टिफाइड करना है तो उसके कम से कम कितने पॉइंट्स होने चाहिए? आधे, यानी कि 50 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। तो इसमें पूछ ले कि इन जनरल ऐसे पूछ ले 5 स्टार किसको मिलता है, तो 5 स्टार ग्रेटर देन 86, 86 से ऊपर जो होगा उसको 86 एंड अबव पे होना चाहिए, 86 एंड अबव पे होना चाहिए, तो उसको मिल जाएगा आपका 5 स्टार रेटिंग। अलग अलग स्टार रेटिंग होती है ना, कि एनर्जी कंजम्पशन कितना है, वेस्ट कितना है। अपन बोलते हैं 3 स्टार, 3 स्टार फ्रिज लिया हो, या 4 स्टार फ्रिज लिया हो, ऐसे बने हुए होते हैं ना, 3 स्टार, 4 स्टार, और उसमें कुछ कुछ डार्क हाईलाइट होते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि 3 स्टार है, 4 स्टार है, रेटिंग है, इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, इतनी एनर्जी खर्च करेगा, या इतनी ग्रीन है ये सोर्स, ठीक है। जितना ज़्यादा रेटिंग उतना अच्छा, ठीक है, उतना अच्छा। तो ये आपको पता होना चाहिए, 50 पॉइंट्स होना चाहिए, गृह की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। मैंने बहुत बार देखा इस तरीके के चेंज कर देंगे नाम, इंटीग्रेटेड हैबिचुअल असेसमेंट को चेंज कर देंगे एनालिसिस, इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर ये डिजास्टर मैनेजमेंट का, इस पे भी मैंने टॉपिक ले रखे, वेरियस डिजास्टर्स के ऊपर भी टॉपिक ले रखे, कॉमन जो डिजास्टर थे, लेकिन ये कुछ एक डायरेक्ट है। मीनामाटा डिजास्टर कितनी बार आ चुका है? मीनामाटा डिजास्टर, हिंदी इंग्लिश का तो कोई इशू नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मैं हिंदी में भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो मीनामाटा डिजास्टर, मीनामाटा किसकी वजह से होता है? मरकरी की वजह से, मरकरी, मरकरी, या इसको बोल दो हिंदी में पारा, पारा की वजह से ये डिजास्टर हुआ। कहाँ पे हुआ था मीनामाटा? इधर अपने जापान में। फिर इसको लेके समझौता कब हुआ? 2013 में। इंपॉर्टेंट है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। 2013 में इससे संबंधित साइन हुआ, ट्रीटी साइन हुई। अब आपसे पूछ ले लव कैनाल डिजास्टर, लव कैनाल डिजास्टर, लव कैनाल डिजास्टर कहाँ का है? जैसे ये पूछ ले मिनामाटा तो तुर्की का है, तो ऐसे ही पूछ ले लव कैनाल डिजास्टर कहाँ का है, तो न्यूयॉर्क का है, न्यूयॉर्क का है। वही सेम क्या कंडीशन हुई थी वहाँ? कौन सा फॉल था? नियाग्रा फॉल्स होते हैं, नियाग्रा फॉल्स यानी कि झरने, नियाग्रा झरना है वहाँ पे, झरना,
ठीक है। और वहां पर क्या हुआ था कि कोई कंपनी थी, उसने बहुत सारा वेस्ट जो टन था वो उसमें डंप कर दिया था, वेस्ट, हजार्डस वेस्ट उसमें डंप कर दिया था, हजार्डस कैरिल, हजार्डस हजार्डस वेस्ट जो थी उसमें वो डंप कर दी थी, जहरीली वेस्ट जो थी वो उसमें डंप कर दिया था नियाग्रा फॉल्स। इस वजह से वहाँ पे कई अन्य तरीके की बीमारियां लगी हो। तो लव कैनाल डिजास्टर पूछ ले कहाँ से है, तो नियाग्रा फॉल्स न्यूयॉर्क में है। इसी तरीके से भोपाल गैस ट्रेजेडी है, ये 1984 की है। मिथाइल आइसोसाइनाइट या आइसोसाइनेट, मिथाइल मिथाइल आइसोसाइनेट, ये गैस पूछ लिया जाए। फिर चेरनोबिल डिजास्टर, चेरनोबिल आपको पता ही है 1986, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये यूक्रेन है, और यूक्रेन रशिया का तो वॉर चल ही रहा है। तो यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, यूक्रेन में कब का हुआ, 1986 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर डिजास्टर है। और चेरनोबिल में तो क्या हुआ था, न्यूक्लियर न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, परमाणु डिजास्टर, न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था यहाँ पे। तो इन सब के बारे में बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर फुकुशिमा डिजास्टर, न्यूक्लियर डिजास्टर कब का है, फुकुशिमा, वो भी न्यूक्लियर डिजास्टर है फुकुशिमा। और ये कब का है, 2011 का। फुकुशिमा डिजास्टर कब का है, 2011 का। फ्यूजन के टाइम सन की जैसी एनर्जी जनरेट करना चाह रहे थे फ्यूजन में, फ्यूजन की तरह। फिर मैंने कुछ पॉलिसीज एनवायरनमेंट से संबंधित आपके टॉपिक्स भी लिए हुए हैं। अब आप देख लो कितना जो पेन और पेपर लेके बैठेगा जो लास्ट तक टिकेगा ना, मतलब मैं इतने इसमें इतना एफर्ट्स डाल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी मतलब पेन पेपर लेके इस एफर्ट को वेस्ट नहीं करिए, मतलब फ्री ऑफ कोर्स आपको ये सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है यूट्यूब पे, ठीक है। टाइम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, टाइम मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को समझिए, हर किसी के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ की चीज़ों को गंभीरता से लीजिए, ठीक है। तो उसमें मैंने बहुत सारे एक्ट्स कवर किए थे लास्ट क्लास में, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह। तो दो तीन अगर उसमें कुछ मिस हो गई थी जो टर्म्स है, तो वो ये ध्यान रखो, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब की है, ये फॉरेस्ट वन नीति कब की है, वन नीति 1986 की। वाटर से संबंधित नीति कब की है, 2002 की। राष्ट्रीय वाटर से संबंधित पॉलिसी कब की, 2002 की। और एनवायरमेंट से पॉलिसी कब की, 2006 की। तो पॉलिसी पूछ लिया तो 2006, और एनवायरमेंट पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट पूछ लिया तो 1986। बिल्कुल क्लियर रखना, बिल्कुल क्लियर रखना, स्पष्ट रखना। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। मतलब टिप्स पे हो एकदम टिक लगाओ आंख बंद करके, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी इसी तरीके से अपनी 2006 की, ठीक है। ठीक है, एक बार वापस से क्विक रिवीजन इसका देख लो। आ, अलमाटी डैम के बारे में बात हुई थी, कृष्णा नदी पर, कर्नाटका पे, उड़ीसा में, बॉक्साइट पे। इसके बाद क्वेश्चन ही लेंगे, नो वरी। क्रिया की ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, 50 से ज़्यादा ऊपर पॉइंट्स होते हैं तभी ये रेटिंग देता है, 86 से ऊपर, 86 या 86 से ऊपर की 5 स्टार रेटिंग है इसकी। और इसको तेरी यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसको पब्लिश करता है। उसके बाद मैंने मरकरी पारा मीनामाटा की डिजीज हुई 2013 में, साइन हुई। लव कैनाल डिजास्टर ये न्यूयॉर्क में था, नियाग्रा फॉल्स में था, हजार्डस वेस्ट के लिए था। भोपाल गैस ट्रेजेडी मिथाइल आइसोसाइनेट 1984 थी। चेरनोबिल डिजास्टर यूक्रेन की थी, यूक्रेन रशिया में वॉर चला हुआ है, 1986 की है। फुकुशिमा डियाची न्यूक्लियर डिजास्टर 2011 का है, ये भी न्यूक्लियर से संबंधित है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की, नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 की, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी 2006 की, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2007 का, 1927 का, ठीक है। ठीक है, अब आ जाओ आप क्वेश्चंस पे, तीन चार क्वेश्चंस है और इनको देख लीजिएगा। और फिर मैं कल की या परसों की क्लास में रामसर साइट्स भी कवर कर लूंगा, ठीक है। रामसर साइट्स कवर कर लूंगा, 75 है, 75 की 75 में देखते हैं जो रिसेंटली लास्ट एक ईयर में हुई होगी उसको, तो उसके बारे में तो अपन पता ही कर लेंगे। और मैं आपको पूरी की पूरी एक टेबल दे दूंगा, ठीक है। पूरी टेबल दे दूंगा, एक मैप में दे दूंगा, ताकि आपको चीज़ें याद करना आसान हो जाए। वो चिपका लीजिए करें मैप को, जितना ज़्यादा मैप पर प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी चीज़ें आपको याद होगी, ठीक है। उतनी चीज़ें आपको याद होगी, बार बार देखोगे। आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। भारत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में मेगावाट से गीगावाट की ओर बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा 2022 तक भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए एक नया लक्ष्य है। सौर ऊर्जा की बात कर रहा है और नया लक्ष्य है 20 गीगावाट, 40 गीगावाट, 100 गीगावाट या 350 गीगावाट। तो 175 गीगावाट तो ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी की है, और उसमें से 100 गीगावाट अपना सौर ऊर्जा है। तो सौर ऊर्जा का ऑप्शन हो जाएगा सी, ओवरऑल हो जाएगा 175, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी का कितना हो जाएगा, 175 रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। करेक्ट आंसर आ रहे हैं, ओके। नेक्स्ट पे बढ़ जाओ। इंटरनेशनल राष्ट्रीय फ्रेमवर्क कन्वेंशन का अपना राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन,
नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी कि खुद के द्वारा यूनाइटेड नेशंस के फ्रेमवर्क कन्वेंशन के द्वारा आईएनडीसी है। आईएनडीसी क्या है कि मैं खुद से निर्धारित कर रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर मैं खुद से निर्धारित कर रहा हूँ, ये बाइंडिंग नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। तो फिर मैं खुद से बता रहा हूँ कि यही सब अपने देश को अपने हिसाब से, कि मैं ज़्यादा विकसित देश हूँ या विकासशील देश हूँ या प्रगतिशील देश हूँ, उस हिसाब से मुझे कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो उनको लक्ष्य के बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता का 2005 के स्तर से 2030 तक 33 से 35% कम करना, ठीक है। ऑप्शंस 1 2 3 पढ़ लो, 1 2 3 ऑप्शंस पढ़ लो। ये फर्स्ट ऑप्शन है, फिर ये सेकंड नंबर का ऑप्शन है, और ये थर्ड नंबर का ऑप्शन है। तो ये अपने को आईएनडीसी जो इंडिया के है उसके बारे में बात करनी है, और ये आपको याद भी रखनी है क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन सकता है। अपने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की इंटेंसिटी का एनर्जी उत्सर्जन एनर्जी इंटेंसिटी का 2005 के कंपैरिजन में 2030 और 2005 का कंपेयर कर रहा है। 2005 और 2030 का कंपेयर कर रहा है, उसमें अपने को 33 से 35% की गिरावट देखने को मिलेगी। कम करना बिल्कुल करेक्ट है, तो यानी कि वन करेक्ट है। 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा नॉन फॉसिल डिपेंडेंट, गैर जीवाश्म मतलब नॉन फॉसिल डिपेंडेंट संसाधन लगभग 40% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित करना बिल्कुल करेक्ट है। 40% रिन्यूएबल की तरफ जाना, मतलब नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल के साइड जाना। और 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना। अब कार्बन सिंक क्या होता है? अब सिंक एक जनरल जानते हो ना, सिंक में अपन हाथ धोते हैं, सिंक क्या एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कार्बन सिंक क्या हुआ है? कार्बन सिंक हुए कि आप उनको गैसेस जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में, उसको कहीं पे इकट्ठा करके स्टोर करके रख सकते हो, वो कार्बन सिंक होता है, ठीक है। वो चीज होती है अपनी कार्बन सिंक। तो क्या ये चीज भी करेक्ट है? क्या ये फैक्ट करेक्ट है तीनों के? फर्स्ट, ये सेकंड, और क्या तीनों तीनों चीज बराबर है? क्या 2.5 से 3 बिलियन टन है? क्या 1.5 से 3 बिलियन टन है? क्या ये 40% है? क्या 50% नहीं है? क्या ये 33 से 35% है? क्या 40 से 45% नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 1 2 3, तीनों ही करेक्ट है। और तीनों ही ऑप्शन इस तरीके से डिजाइन है क्या कि आपको पता रहे कि ये तीनों चीजें सही है, 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर है। आपको आंसर गलत हो रहा है तो इसको नोट कर लीजिए, ये फिर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत मत करना प्लीज। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देश में मैंग्रोव कवर का अधिकतम प्रतिशत है? एक होता है मैंग्रोव कवर मैक्सिमम, एक होता है प्रतिशत, परसेंटेज वाइज, एरिया वाइज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मैंग्रोव कवर्स? मैंग्रोव्स आपको जानते ही है, ज्यादातर कोस्टल इलाकों में मिलते हैं मैंग्रोव्स, ठीक है। तो पूरा क्यों बनाया जब कोस्टल ही बनाना है तो, ठीक है। ज्यादातर कोस्टल इलाकों में, सुंदरबंस डेल्टा में मैंग्रोव्स मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, ठीक है। कोस्टल इलाकों में से आपको ज्यादातर मैंग्रोव्स मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं, मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं। और ये बहुत अच्छे होते हैं, मतलब इन्होंने बाढ़ को रोकने में इनका योगदान रहता है, सुनामी को रोकने में योगदान रहता है, चक्रवात को रोकने में योगदान रहता है, पानी को रिसाइकल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, फिल्टर करते हैं, नमक के पानी में होते हैं, हैबिटेट होता है, बहुत सारे घड़ियाल इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है अधिकतम प्रतिशत किसमें है, तो गुजरात, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार या उड़ीसा, ठीक है। यहाँ सारी जगह तो पाए जाते हैं, लेकिन इसमें इन जनरल जो परसेंटेज वाइज है वो पश्चिम बंगाल में आपका सबसे ज्यादा है एरिया वाइज, ठीक है। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री, तो सबसे ज्यादा किसमें है, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। बिल्कुल क्लियर रखना, ध्यान रखना, गलत मत करना। और ये अपने आ जाओ क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वनों की कटाई और वन शरण REDD+ से उत्सर्जन को कम करने का बढ़ावा दिया है? ठीक है, REDD++, यूनाइटेड नेशंस, और मैंने प्रोटोकॉल पे भी वीडियो ले रखा है, वहां से भी सवाल आएंगे ही आएंगे। अरे आएंगे कहाँ से, गिने चुने तो एनवायरनमेंट के कॉमन टॉपिक्स होते हैं जिन पे आएंगे, क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये बिंदी नहीं आएगी प्रोटोकॉल पे, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस के प्रोटोकॉल मैंने लिए हुए, रेड लिया हुआ है, रिडक्शन एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, रेड प्लस के बारे में बात करी गई थी। कब हुआ था? जोहान्सबर्ग समिट है, Rio 20 लिया था, कोपनहेगन, जोहान्सबर्ग ले लिया, स्टॉकहोम कन्वेंशन ले लिया, रोटरडैम ले लिया, नागोया प्रोटोकॉल ले लिया, कार्टेजिना प्रोटोकॉल ले लिया, आची टारगेट्स ले लिए, यूनाइटेड नेशन CBD ले लिया, यूनाइटेड नेशन CCD ले लिया, यूनाइटेड नेशन FCC ले लिया, ठीक है। सारे टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन पे आ जाओ। तो प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, और IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं तो इसमें ज्यादा गैस नहीं कर सकते। इसका आंसर है A,
IUCN इसके साथ कोलेबोरेशन करता है रेड प्लस प्लस के साथ, ठीक है। चलिए, भारत ने किस वर्ष जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज की घोषणा की? कब की? 2008, 2005, 2003, 1998? अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, गलत हो जाएगा, लेकिन अभी एग्जाम में दूर ही है तो एग्जाम से पहले आप सही कर लो, तो इसका आंसर हो जाएगा 2008। 2008 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखे, लेकिन हमने टॉपिक्स कुछ मुझे लगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कवर किए हैं। ठीक है, तो आप भी पेन पेपर नोट करके रखिए इस तरीके से और यूँ कवर कीजिए। और मैं कल या परसों की क्लास में रामसर साइट्स भी लूँगा, ठीक है। रामसर वाली साइट्स ले लूँगा, 1971 ईरान वाली, ईरान सम्मेलन से जो निकल के आई है, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड, ठीक है। ये रामसर साइट्स में कवर करवा लूँगा आपको। लगभग 75 हो गई है, क्योंकि आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं, 75 साइट्स हो चुकी हैं, काफ़ी साइट्स बढ़ चुकी हैं। तो उसमें से यूजुअली इस तरीके का सवाल बन सकता है कि कौन सी साइट नहीं है, उस पर ज़्यादा जोर देना है। तो हमको थोड़ा थोड़ा आइडिया रहना चाहिए मोटा मोटा कि ये साइट्स यहाँ पे, तो मैं आपको मैप बेसिस पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा चीज़ों को, ठीक है। ठीक है, मैप बेसिस पे आपको चीज़ों को प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।